हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं ना, 10th क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अमाशय के बारे में। वैसे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम लोग देख रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल के बारे में समझ रहे थे। आहार नाल जो होता है वो क्या होता है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड था, उसमें बहुत सारे अंगों को मिला के बनाया गया है। तो उसी टर्म में हमने अमाशय के बारे में देखा था, जिसका 3 भाग होता है, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक, है ना। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अमाशय के भीतरी दीवारों पर, है ना, धसाव होता है जिससे जठर ग्रंथि बनता है। अब जठर ग्रंथि में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि में कितनी तरह की कोशिका पाई जाएंगी? 3 तरह की। पहला ग्लोबलेट जो श्लेष्मा का स्राव करती है, दूसरा पेप्टिक जो पेप्सिनोजन का स्राव करता है, और तीसरा अम्जेटिक कोशिका, है ना। 3 तरह की कोशिका, फिर एक तरह से समझ लीजिए, ग्लोबलेट, पेप्टिक और अम्जेटिक कोशिका। जनरली यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि श्लेष्मा का स्राव किस कोशिका से होता है? श्लेष्मा का स्राव किस कोशिका से होता है? तो ग्लोबलेट कोशिका से। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि पेप्सिनोजेन जो एंजाइम का पाचक होता है, पेप्टिक कोशिका से स्राव करता है। पेप्टिक कोशिका से इसका श्रवण होता है। और HCl जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का स्राव करता है। जो HCl हमारे बॉडी में बहुत तरह के वर्क करता है ना। HCl का बहुत काम है। तो मेन रूप से हम लोग ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, श्लेष्मा का स्राव ग्लोबलेट कोशिका से, और पेप्सिनोजन का स्राव पेप्टिक कोशिका से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अम्जेटिक कोशिका से HCl का स्राव। डायरेक्टली आ जाए कि HCl का स्राव किस कोशिका से होगा? तो अम्जेटिक कोशिका से, है ना। अब देखते हैं HCl का वर्क क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है। तो देखते हैं HCl का वर्क क्या होता है। HCl का जो कार्य है, पहला कार्य जो होगा जीवाणु को नष्ट करना। हमारे बॉडी में बहुत तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ खाना के साथ चले जाएंगे, कुछ पानी के साथ आते हैं, जो शरीर को बहुत हानि पहुँचाते हैं। तो उस कंडीशन में HCl का जो स्राव होता है, हमारे बॉडी में HCl का निर्माण होता है और वो क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। दूसरा, पेप्सिनोजन को सक्रिय कर देता है। जो भी हमारे बॉडी में निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, जो वर्किंग पीरियड में नहीं होता है, कार्य नहीं कर पाता है, उसको ये क्या करेगा? उसको सक्रिय कर देगा, एक्टिव कर देगा, है ना। ऐसा करने से ये जो है एंजाइम का पाचन करने लगता है। दूसरा इसका वर्क। तीसरा, जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करना। हमारे बॉडी में जीवाणु से एंटीबॉडी जो बनता है वो कौन, किसके द्वारा? HCl उसमें वर्क करता है ना। जीवाणु से बचने के लिए जो भी एंटीबॉडी बनेगा हमारे बॉडी में, वो कौन करेगा? HCl बनाता है। क्लियरली। लास्ट, भोजन को, मेन इम्पॉर्टेंट, भोजन को अम्लीय कौन कर देता है? भोजन को अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करेगा? HCl करेगा, है ना। भोजन को अम्लीय माध्यम कौन देता है? तो HCl देता है सर, है ना। फिर से एक बार समझिए, जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु से एंटीबॉडी तैयार करना हमारे बॉडी में, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में चेंज करना, बदलना, है ना। और मेन इम्पोर्टेंट कि भोजन को अम्लीय माध्यम देना। हमारे बॉडी में जो भी क्षारीय माध्यम से क्षारीय हो जाता है भोजन, जिसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना, जिससे दस्त वगैरह होने लगता है, तो उसको अम्लीय बनाने का कार्य क्या करता है? भोजन में ये करता है। दूसरा चीज़ कि कभी कभी HCl का स्राव नहीं होता है तो हम लोग नींबू वगैरह पीते हैं, चूँकि नींबू जो है अम्लीय होता है ना। तो वो क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्लियर। अब आगे अगर हम देखें, पेप्सी एक प्रकार का एंजाइम होता है ना। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन एक
एंजाइम है, पेप्सिन को ही पेप्सिनोजन बोला जाता है। तो पेप्सिनोजन एक प्रकार का एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है? हमारे बॉडी में जो हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं उसको पचाने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। अच्छा, एंजाइम जो है ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से हमारे बॉडी में भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें तरह तरह के पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो इस सब को पचाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? एंजाइम करता है। एंजाइम का श्रवण जो होता है बाह्य ग्रंथि से होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने ग्रंथि के बारे में देखा होगा। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमेशा क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन का स्राव करेगी, ऐसी ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और वैसा ग्रंथि जो एंजाइम का श्रवण करता है, एंजाइम रिलीज करता है, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जो दोनों करता हो, हार्मोन भी करता हो, जिस ग्रंथि से हार्मोन भी निकलता हो और एंजाइम भी निकलता हो, तो उसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि, है ना। बाह्य ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ये 9th क्लास में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लिए, है ना। इसके बाद एंजाइम जब बात करें तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किस एंजाइम के द्वारा पचता है? तो हमारे बॉडी में पेप्सिन या पेप्सिनोजन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को जो है ये क्या करता है? पेप्सिन 2 भागों में तोड़ देता है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड में। प्रोटीन को ये क्या करता है? पेप्सिन 2 भागों में तोड़ देगा, पहला भाग पेप्टोन और दूसरा पेप्टाइड, और इसी के रूप में हमारा शरीर इसको ऑब्जर्व करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से आएगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो स्तनधारी शिशुओं में एक विशेष एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम रेनिन है ना। रेनिन क्या करता है कि दूध में उपस्थित एंजाइम केसिन का पाचन करता है ना। केसिन के साथ अभिक्रिया करके उसको पचाता है। दूध में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम केसिन है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कि स्तनधारी शिशु में एक विशेष एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है? रेनिन है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? तो केसिन एंजाइम पाया जाएगा। और इस केसिन एंजाइम को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? केसिन एंजाइम को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा सर? तो वो रेनिन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? रेनिन एंजाइम। तो इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो रेनिन होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा, 2 पॉइंट। दूध में पाए जाने वाला एंजाइम को, या इस तरह से लिख ले, दूध को पचाने वाला एंजाइम। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन होता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? अमाशय के बारे में कुछ पॉइंट देखा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेनिन और केसिन, यहाँ से पेप्सिन, है ना, HCl का वर्क, ये इम्पोर्टेंट है। फिर श्लेष्मा के बारे में हम लोग ने देखा था, पेप्सिनोजन के बारे में देखा था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।